डिस्क्लेमर। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 11, डेविल मन्नत को लिप्स वाली किस्सी चाहिए। हे गाइस, कंप्लीट चैप्टर पढ़ा कीजिए वरना मेरी कहानी एक सेप नहीं होगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो काम तमाम। अगर आपको कहानी में कुछ पसंद नहीं आ रहा तो प्लीज़ मुझे बताना, और प्लीज़ मेरी कहानी को जज बिल्कुल भी मत करना। जिसको पसंद है वही पढ़े, जिसको नहीं पसंद वह अपनी मर्जी से स्किप कर दे। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर नन्ही सी मन्नत ने घबराकर अथर्व के सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। अथर्व ने उसके बालों में अपना हाथ फेरते हुए कहा, अगली बार से कभी भी मत कहना कि तुम्हें मुझसे दूर जाना है, क्योंकि तुम चाहकर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। कहते हुए अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई। मन्नत ने अथर्व के सीने पर अपना हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में कहा, डेविल, हमें भूख लगी है। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने उसे खुद से दूर किया। मन्नत का छोटा सा चेहरा इस वक्त बहुत क्यूट लग रहा था और वह अपने निचले होंठ को लटकाकर अथर्व की तरफ बहुत क्यूट तरीके से देख रही थी। अथर्व ने मन्नत के सॉफ्ट से गालों को अपने अंगूठे से टच करते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना छोटा सा हाथ अपने पेट पर फेरते हुए क्यूट तरीके से अपना सर 2-3 बार हाँ में हिलाया, जिसे देखकर अथर्व ने उसके माथे पर किस करते हुए, तुम रुको, मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आता हूँ, उसके बाद हम साथ में डिनर करेंगे। क्या तुम नीचे चलकर डिनर करना चाहती हो? अथर्व का सवाल सुनकर मन्नत ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हाँ, हमें कशिश आंटी के साथ डिनर करना है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपना सर हिलाया और टीवी ऑन करके टीवी पर कार्टून लगाकर वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। मन्नत भी अपने हाथ में रिमोट लेकर टीवी को देखते हुए खिलखिलाकर हंसने लगी। टीवी पर उसकी फेवरेट कार्टून चल रही थी। कुछ देर बाद एपिसोड खत्म हुआ और एड स्टार्ट हो गई। ये देखकर मन्नत का मुंह बन गया। उसने रिमोट उठाया और चैनल चेंज करने लगी। वह अभी चैनल चेंज कर ही रही थी कि तभी उसने टीवी पर कुछ सीन दिखा, जिसे देखकर उसकी उंगलियां चैनल चेंज करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। टीवी पर इस वक्त एक रोमांटिक सा सॉन्ग चल रहा था, जिसमें हीरो हीरोइन एक दूसरे को काफी ज्यादा पैशनेट तरीके से लिप टू लिप किस कर रहे थे। मन्नत अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके ये सीन देख रही थी। तभी मन्नत के कानों में बाथरूम का दरवाजा खोलने की आवाज पड़ी। मन्नत चैनल चेंज कर पाती इससे पहले ही अथर्व, जो कि बाथरूम से अभी अभी फ्रेश होकर बाहर आया था, उसे कानों में गाने की आवाज पड़ी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो टीवी पर चल रहे हैं सॉन्ग को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह तेज कदमों से चलता हुआ मन्नत के पास आया। उसने मन्नत के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी को बंद किया और चिल्लाते हुए कहा, तुमसे किसने कहा चैनल चेंज करने के लिए? अथर्व को इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर मन्नत का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने मासूम सी आवाज में कहा, वह हमने बस ऐसे ही। उसने इतना कहा ही था कि अथर्व ने उसे बाजू से पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की चीज देखने की? अथर्व के इस तरह से पकड़ने की वजह से मन्नत जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो। आप हमेशा हमें परेशान करते हो, हमेशा रुलाते हो। हम आपसे बात नहीं करेंगे, छोड़ो हमें। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, डोंट यू डेयर मन्नत, मुझे गुस्सा दिलाने की हिम्मत भी मत करना, और आज से तुम्हारा एक हफ्ते तक टीवी देखना बंद। कहते हुए अथर्व गुस्से से क्लोजेट रूम की तरफ चला गया। अथर्व के जाते ही मन्नत ने अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, गंदे डेविल, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे, हम कशिश आंटी से आपकी शिकायत करेंगे। कहते हुए मन्नत मुंह बनाकर बंद टीवी को देखने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह खुद से टीवी ऑन कर सके, क्योंकि अथर्व के गुस्से को वह अच्छे से जानती थी। कुछ देर बाद अथर्व क्लोजेट से अपने कपड़े चेंज करके बाहर आया। उसने एक सिंपल सी शर्ट और ट्राउजर डाला हुआ था। मन्नत अभी भी मुंह बनाकर चुपचाप बिस्तर पर बैठी हुई थी। अथर्व मन्नत को इग्नोर करके ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर अपने बाल बनाने लगा। मन्नत ने जब देखा कि अथर्व उसे इग्नोर कर रहा है, वो मुंह फुलाकर बेड से उतरकर खड़ी हो गई और अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई अथर्व के सामने आकर खड़ी हो गई। अथर्व फिर से उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगा। तभी मन्नत ने उसके हाथों को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ते हुए कहा, आप मन्नत को इग्नोर कर रहे हो डेविल। मन्नत की आवाज सुनकर अथर्व ने टेढ़ी नजरों से मन्नत की तरफ देखा। उसका छोटा सा चेहरा ऐसा हो गया था जैसे वह दोबारा रोने वाली हो। अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारा रोना पसंद नहीं है, फिर क्यों तुम बात बात पर रोने लगती हो? अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर मन्नत की नीली नीली आंखों में फिर से आंसू की बूंदें चमकने लगी, जिसे देखकर अथर्व ने दांत पीसते हुए मजबूती से अपनी आंखों को बंद कर लिया। वह फिर से मन्नत पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। मन्नत ने सीसकते हुए कहा, आप हमेशा हम पर गुस्सा करते हो, हमने जानबूझकर वह नहीं लगाया था, हम तो दूसरी कार्टून चैनल ढूंढ रहे थे पर वह लग गया। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपनी आंखों को खोला और नीचे घुटनों के बल मन्नत के सामने बैठ गया। छोटी सी मन्नत इस वक्त अपने सामने हैंडसम से अथर्व को देख रही थी, जिसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। अथर्व ने मन्नत की आंखों के आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहा, ओके, रोना बंद करो, मैं नहीं डांट रहा हूं, और अगली बार से ऐसी चीज देखने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें अपनी स्टडीज पर फोकस करना है, तुम्हें याद है ना, नेक्स्ट वीक से तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने दांत दिखाते हुए कहा, हाँ हाँ, हम रोज पढ़ाई करते हैं। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हो, तुम पढ़ाई कर रही हो या नहीं, ये तो तुम्हारा रिजल्ट मेरे हाथ में आने के बाद मुझे पता चल ही जाएगा, और तुम तो जानती हो ना खराब रिजल्ट की पनिशमेंट क्या मिलती है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत का चेहरा पीला पड़ गया, पर फिर भी उसने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हाँ, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हम अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, पर अभी हमें भूख लगी है। मन्नत ने बात को मोड़ते हुए कहा। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर रूम से बाहर आ गया। कुछ देर बाद अथर्व मन्नत को लेकर लिविंग रूम में पहुंच चुका था। उसे लिविंग रूम में टीवी की आवाज सुनाई दे रही थी। मन्नत ने अथर्व की गोद से उतरते हुए कहा, डेविल, हमें नीचे उतरो, हमें कशिश आंटी के पास जाना है। कहते हुए उसने कशिश की तरफ इशारा किया, जो कि इस वक्त खिलखिलाते हुए खुद भी कार्टून देख रही थी।
कशिश को देखकर अथर्व ने अपना सर हिला दिया और मन्नत को अपनी गोद से नीचे उतार दिया। मन्नत अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़ती हुई कशिश के पास आई। कशिश जो कि खिलखिलाकर हंस रही थी, अचानक से मन्नत ने उसके सामने आकर चिल्लाते हुए कहा, आंटी। मन्नत के अचानक से चिल्लाने की वजह से कशिश घबरा गई, पर अगले ही पल मन्नत के क्यूट से चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। मन्नत ने कशिश के एक्सप्रेशन को देखकर मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, क्या हम डरावनी दिखते हैं जो आप हमें देखकर डर गई। मन्नत की बात में नाराजगी साफ साफ नजर आ रही थी। उसकी बात सुनकर कशिश ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उसकी हथेली पर किस करते हुए कहा, किसने कहा कि मेरी मन्नत डरावनी है, इनफैक्ट मेरी मन्नत तो दुनिया में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। कहते हुए कशिश ने मन्नत को उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया। मन्नत भी कशिश की गोद में एडजस्ट होकर बैठ गई। अथर्व दूर से उन लोगों को ही देख रहा था। मन्नत और कशिश दोनों कार्टून देखते हुए एक दूसरे के साथ बातें कर रही थी, साथ में खिलखिलाकर हंस रही थी। उनकी हंसी की आवाज पूरे लिविंग रूम में गूंज रही थी। तभी घर की सर्वेंट सुनीता जी ने कशिश के सामने आकर रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, कशिश मैडम डिनर रेडी हो चुका है। सर्वेंट की बात सुनकर कशिश ने मन्नत की तरफ देखा। मन्नत ने अपनी नीली नीली आंखों से कशिश की तरफ देखकर क्यूट तरीके से कहा, हमें बहुत ज्यादा भूख लगी है आंटी। कशिश ने उसे अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर डाइनिंग एरिया की तरफ आकर एक कुर्सी पर उसे अपनी गोद में लेकर बैठ गई। अथर्व भी आकर कशिश के बगल में बैठ गया। उसने मन्नत की तरफ देखा और कहा, मेरे पास आओ। मन्नत ने अथर्व की तरफ देखा और फिर मुंह बनाते हुए कहा, आंटी हमें आपकी गोद में बैठकर खाना है, क्या आप हमें खिलाओगे ना आंटी। मन्नत की बात सुनकर कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं अपनी मन्नत को अपने हाथों से खिलाऊंगी। मन्नत को इस तरह से खुद के पास ना आते हुए देखकर अथर्व का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर इस वक्त कशिश के पास होने की वजह से उसने मन्नत को कुछ भी नहीं कहा और गुस्से से अपनी प्लेट में देखने लगा। तभी वहां पर उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। अथर्व और कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो स्टडी रूम से कबीर बाहर आ रहा था। उसने भी इस वक्त नॉर्मल कपड़े पहने हुए थे जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहा था। वह जाकर कशिश के बगल वाली हेड चेयर पर बैठ गया। उसने कशिश की गोद में बैठी छोटी सी मन्नत की तरफ देखा। मन्नत ने कबीर की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हैंडसम अंकल, आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। मन्नत की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, जो कि सिर्फ चंद सेकंड के लिए ही थी। उसने कशिश की तरफ देखा। कबीर के आने के बाद कशिश ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था, बल्कि वह मन्नत के साथ बात करते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। कशिश और मन्नत अथर्व और कबीर दोनों को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे थे, जिस वजह से दोनों बाप बेटों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। कबीर ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मुझे इग्नोर कर रही हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें रूम में मिलेगी। सोचकर उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। वहीं अथर्व ने मन्नत की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुमसे 1000 बार कहा है एंजल, तुम्हारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट मैं हूं, तुम्हारा पूरा अटेंशन सिर्फ मुझ पर होना चाहिए, पर तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, इसकी पनिशमेंट तुम्हें मिलकर रहेगी। दोनों बाप बेटे के दिल और दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान कशिश और मन्नत मजे से बातें करते हुए अपना डिनर कंप्लीट कर रही थी। डिनर कंप्लीट होते ही मन्नत ने कशिश की तरफ देखते हुए कहा, आंटी हम घूमने के लिए चले। मन्नत की बात पर कशिश मुस्कुराते हुए कुछ कहना ही वाली थी कि तभी अथर्व ने मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, एंजल रूम में चलो, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। अथर्व की बात सुनकर मन्नत का मुंह बन गया। कशिश ने कहा, अथर्व उसे आने दो थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने के लिए, उसके बाद वह अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेगी। कर लोगी ना आप मन्नत बेटा, कशिश ने मुस्कुराते हुए कहा। कशिश की बात पर मन्नत ने जल्दी जल्दी अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ आंटी, हम बाद में अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। मन्नत आगे कुछ कहती इससे पहले ही अथर्व ने उसे कशिश की गोद से अपनी गोद में ले लिया था और उसे लेकर तेज कदमों से लिफ्ट की तरफ जाने लगा। मन्नत ने रोने जैसा चेहरा बनाकर कशिश की तरफ देखा तो कशिश ने अथर्व को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत पड़कर एहसास हुआ। कशिश ने पलट कर देखा तो कबीर उसे अजीब तरह से घूर रहा था। कशिश ने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, अभी दर्द हो रहा है, छोड़िए। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसे झटके से अपने करीब खींचकर दांत पिसते हुए कहा, दर्द तो तुम्हें आज रात को होगा स्वीट हार्ट, मुझे इग्नोर किया ना। कबीर की बात सुनकर कशिश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने मासूम सी आवाज में कहा, हमने कब आपको इग्नोर किया, आप क्यों हमें परेशान कर रहे हो, हमें बाहर घूमने के लिए जाना है, जाने दो, खाने के बाद थोड़ी देर घूमना चाहिए वरना खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कशिश ने कबीर को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। कशिश की बात सुनकर कबीर ने झटके से उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, डोंट वरी, तुम्हारा खाना डाइजेस्ट कैसे करना है यह मैं अच्छे से जानता हूं, हम आज बाहर वॉक नहीं बल्कि हमारे रूम में ही बेड एक्सरसाइज करेंगे। कहते हुए कबीर कशिश को लेकर तेज कदमों से चलता हुआ अपने रूम की तरफ जाने लगा। कशिश का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने कबीर की तरफ देखते हुए कहा, है भगवान, क्या आपने हमारी किस्मत में इतना ठरकी पति क्यों लिखा था। कशिश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कबीर ने हल्के से उसके लिप्स पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी डरना सही बात नहीं है, अगर अभी से इतना डरोगी तो फिर जब मैं तुम्हारे अंदर समाऊंगा तब क्या करोगी। कबीर की बात सुनकर कशिश ने उसके सीने में अपना कर छुपाते हुए कहा, अभी आप बहुत बेशर्म हो। कशिश की बात सुनकर कबीर ने अपनी पकड़ उस पर मजबूत की और उसे रूम की तरफ ले जाते हुए कहा, बाकी बची हुई बेशर्मी रूम में देख लेना स्वीट हार्ट। कहते हुए वो कशिश को लेकर अपने रूम के अंदर आ गया। वही अथर्व के रूम में मन्नत अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को देख रही थी तो कभी अपनी कॉपी को उसे अपना होमवर्क कंप्लीट करना था। अथर्व उसे समझने की जगह कंटिन्यू से डांट रहा था। मन्नत ने रोते हुए कहा, हमें नहीं करना कंप्लीट। कहते हुए उसने अपनी कॉपी को साइड में फेंक दिया और बिस्तर पर मुंह के बल लेट गई। अथर्व ने गुस्से से कहा, एंजल मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने सिसकते हुए कहा, आप हमेशा गुस्से में रहते हो। मन्नत को रोते हुए देखकर अथर्व को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने मन्नत को झटका से अपनी गोद में पकड़कर उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने से लगते हुए कहा, ठीक है रोना बंद करो, मैं नहीं डांट रहा हूं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने सिसकते हो कहा, सच में। अथर्व ने उसके माथे पर किस करते हुए बस हम कहा।
अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अथर्व के फेस की तरफ देखा। उसकी नीली नीली आंखें इस वक्त टिमटिमा रही थी। अथर्व ने मन्नत के माथे पर टैप करते हुए, ऐसे क्यों देख रही हो? मन्नत ने अथर्व के फेस की तरफ देखा और फिर उसके लिप्स की तरफ। उसने धीरे से कहा, डेविल, हमें ना वो अंकल आंटी कर रहे थे वो करना है। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, मतलब? मन्नत ने अथर्व के लिप्स की तरफ देखते हैं मन्नत को भी उनकी तरह लिप्स पर किस चाहिए कहते हुए मन्नत अथर्व की तरफ देखने लगी। आज के लिए बस इतना ही। क्या जवाब देगा अथर्व मन्नत के सवाल का? अब एक डायलॉग देखकर मेरी कहानी को जज मत करने लग जाना। एपिसोड 12 बीस्ट हबी। हे गाइस, उम्मीद है कि आप सबको मेरी यह कहानी पसंद आ रही होगी। प्लीज कंप्लीट चैप्टर रीड कीजिए वरना मेरी कहानी सेलेक्ट नहीं होगी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व उसे गुस्से से घूरने लगा। मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अथर्व की तरफ देखा और जब उसने देखा कि अथर्व गुस्से में है, उसने अपना चेहरा अथर्व के सीने में छुपाते हुए कहा, डेविल। मन्नत ने इतना कहा ही था कि अथर्व ने उसे कंधों से पकड़कर अपने सामने करके दांत पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? दोबारा कहो। अथर्व की डरावनी आवाज सुनकर मन्नत फिर से रोने ही वाली थी कि अथर्व ने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, अगर तुम्हारी आंखों से एक आंसू की बूंद निकली तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। अथर्व की धमकी सुनकर मन्नत अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी। अथर्व ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, अब बोलो, क्या कहा तुमने? मन्नत ने डरते हुए अथर्व की तरफ देखकर डरते हुए कहा, वह टीवी में जैसे अंकल और आंटी एक दूसरे को किस कर रहे थे ना, हमें वैसी वाली किसी चाहिए। मन्नत की बात सुनकर अथर्व मन्नत के मासूम से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसने मन्नत के गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, एंजल, अभी तुम बहुत छोटी हो और छोटे बच्चे वैसी किस नहीं करते। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने क्यूट सी आवाज में कहा, तो कौन वैसे किस करता है डेविल? मन्नत के सवाल को सुनकर अथर्व ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, तुमने टीवी में देखा था ना, वह अंकल और आंटी कितने बड़े थे, तो बड़े होने के बाद वैसे किस करते हैं। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने मासूमियत से कहा, तो बड़े होने के बाद आप हमें वैसे वाली किस करोगे? कहते हुए मन्नत की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। मन्नत की बात सुनकर अथर्व के होठों के कोने टेढ़े हो गए और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नजर आने लगी। उसने मन्नत के सॉफ्ट से गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हें सिर्फ वैसे ही किस करूंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने खुशी से चाहते हुए कहा, सच में? आप हमें वैसी किसी दोगे? मन्नत की खुशी देखकर अथर्व ने उसका छोटा सा चेहरा अपने सीने में छुपाते हुए कहा, बस एक बार बड़ी हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे लिप्स पर किस करूंगा। मन्नत ने जैसे ही अथर्व की बात सुनी, वह खुशी से अथर्व के गले से लग गई। वह इस बात से अनजान थी कि वह एक डेविल के जाल में फंस चुकी है। अथर्व मन्नत को अपनी बाहों में भरकर ही बिस्तर पर लेट गया। मन्नत पूरी की पूरी अथर्व के ऊपर आकर लेट गई। वह हमेशा ऐसे ही सोती थी और अथर्व ने ही उसे ऐसे सोने की आदत लगाई थी। अथर्व भी उसके सर पर हाथ फेरते हुए नींद की आगोश में चला गया। कबीर और कशिश के रूम में। कबीर ने लाकर कशिश को बिस्तर पर पटक दिया। किंग साइज बेड पर कशिश उछलकर दूसरी तरफ आकर गिर गई। उसने अपनी कमर को सहलाते हुए कहा, अभी क्या कर रहे हो आप? कबीर ने अपनी शर्ट के बटन खोलकर कशिश की तरफ देखकर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता स्वीट हार्ट की मैं क्या कर रहा हूँ? कबीर की बात सुनकर कशिश ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा। कबीर को अपने शर्ट के बटन खोलते हुए देखकर कशिश की सांस गले में अटकने लगी। उसने घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश की पर उसकी जबान उसका साथ ही नहीं दे रही थी। उसने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अभी प्लीज, आपने कल भी हमें बहुत परेशान किया था, अभी भी हमें हमारी कमर में दर्द हो रहा है, प्लीज आज ऐसा कुछ मत करो। कहते हुए कशिश क्यूट सा फेस बनाकर कबीर की तरफ देख रही थी। कशिश की बात सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगा जबकि तुमने गलती की है? नीचे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? जब तुम्हें पता है कि जब मैं तुम्हारे सामने रहूं तो मुझे तुम्हारी नजरें सिर्फ खुद पर चाहिए, तो तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? कहते हुए कबीर ने झटके से अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़कर अपनी शर्ट को बॉडी से अलग करके साइड में फेंक दिया। कबीर की अट्रैक्टिव बॉडी देखकर कशिश अपना थूक गटकने लगी। उसका ये हस्बैंड कुछ ज्यादा ही हॉट था जिसे देखकर कशिश खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कशिश को खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर कबीर ने शैतानी तरीके से कशिश की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, दूर से ही देखकर आहे भरने से अच्छा है कि तुम मेरी बॉडी को अच्छे से महसूस करो। कबीर की बात सुनकर कशिश का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने मासूम सा चेहरा बनाकर बिस्तर से उतर पर भागाने के बारे में सोचते हुए कहा, नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं करना। इतना कहकर कशिश वहां से भागने ही वाली थी कि कबीर, जो कि अब तक बेड के पास पहुंच गया था, उसने कशिश के पैर को पकड़कर उसे बेड पर खींच लिया। कशिश अब बिस्तर पर लेटी हुई थी और कबीर शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। कशिश ने इस वक्त एक येलो कलर की बेहद खूबसूरत साड़ी पहनी हुई थी। कबीर के पैर खींचने की वजह से कशिश की साड़ी उसके घुटनों से ऊपर चली गई थी और अब कबीर के सामने कशिश के गोरे पैर थे जो कि दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। कशिश के गोरे और नाजुक पैरों को देखकर कबीर के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वही कशिश कबीर के चेहरे की डेविल स्माइल देखकर अपनी घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अब उसका बीस्ट हबी उसे छोड़ने वाला नहीं है। कशिश ने फिर भी आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हबी प्लीज। उसने इतना कहा ही था कि उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। कबीर ने उसके पैरों पर अपने होंठ रख दिए थे और वह धीरे धीरे उसके पैरों को किस करते हुए दूसरे हाथ से उसकी थाइस को सहला रहा था। कशिश ने अपनी मुट्ठी में बेडशीट को भरते हुए कहा, हबी प्लीज मत कीजिए, अजीब सा लग रहा है। कशिश की बात सुनकर कबीर ने अपना चेहरा ऊपर उठकर कशिश की तरफ देखते हुए कहा, यह तुम्हारी पनिशमेंट है स्वीट हार्ट, आज मेरी वाइल्डनेस को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ, आज पूरी रात में तुम्हें स्वीट टॉर्चर देने वाला हूं। कहते हुए कबीर ने कशिश की साड़ी को ऊपर किया और उसके गोरे गोरे पैरों पर अपने होंठ चलाने लगा। कबीर कशिश के पूरे पैरों पर अपने होंठ चला रहा था, साथ ही हाथ से उसकी थाइस को सहला रहा था। कशिश के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसने मदहोशी भरी आवाज में कहा, हबी रुक जाए, आई कैन टॉलरेट ऑल दिस।
कशिश की मदहोशी भरी आवाज सुनकर कबीर उसे छोड़ने की जगह पर और भी एग्रेसिव हो रहा था। कशिश के दोनों लंबे गोरे पैर कबीर की वाइल्डनेस की वजह से अब रेड हो चुके थे। कबीर ने कशिश के पैरों की तरफ देखा जिस पर उसने काफी बार बाइट कर लिया था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुम्हारी बॉडी का हर एक हिस्सा मलाई से बना है, मैं चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। कहते हुए कबीर कशिश के ऊपर आ गया। उसने कशिश के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके सर के ऊपर प्रेस किया और उसकी खूबसूरत से चेहरे को देखने लगा। कशिश का पूरा चेहरा पसीने से भी गया हुआ था और वह गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कबीर ने कशिश की सुराहीदार गर्दन पर अपने होंठ रखे और धीरे धीरे उसकी गर्दन पर किस करने लगा। कशिश ने मदहोशी भरी आवाज में कहा, अभी बाइट मत कीजिए, दर्द होता है और निशान रह जाते हैं। कशिश की बात सुनकर कबीर ने उसकी गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, निशान रह जाए और लोग तुम्हें देखकर समझ सके कि तुम सिर्फ मेरी हो, इसलिए तो मैं बाइट करता हूं। कहते हुए कबीर कशिश के ब्लाउज को उसके कंधों से नीचे करके उसकी गर्दन और उसके कंधों पर बाइट करने लगा। कशिश सिसकियां हुए कबीर को रोकने की कोशिश कर रही थी, पर कबीर तो कबीर था, वह कहां रुकने वाला था। कबीर कशिश की गर्दन से होता हुआ उसके गालों पर किस करने लगा। आखिर में उसने कशिश के पिंक लिप्स की तरफ देखा जिन्हें देखकर वह हमेशा खुद पर से अपना कंट्रोल लूज कर देता था। कबीर ने कशिश के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। कबीर का हाथ कशिश की मखमली बॉडी पर हरकत कर रहा था जिस वजह से कशिश की बॉडी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। कुछ ही देर में कशिश और कबीर दोनों के जिस्म से उनके सारे कपड़े बिस्तर के नीचे पड़े हुए थे और दोनों अपनी प्यार की दुनिया में खोए हुए थे। कबीर काफी वाइल्ड होकर कशिश को प्यार कर रहा था जिस वजह से कशिश की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। कशिश बार बार कबीर को रोकने की कोशिश कर रही थी पर कबीर कशिश की बातों को इग्नोर करके अपनी वाइल्डनेस दिखाते हुए कशिश को प्यार कर रहा था। आखिर में जब कशिश कबीर के टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पाई तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, अभी दर्द हो रहा है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए। कशिश की आंखों में आंसू देखकर कबीर ने उसके होठों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, स्वीट हार्ट, अब मैं जेंटल तरीके से करूंगा, डोंट क्राई, यू नो ना, तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं है। कहते हुए कबीर कशिश के साथ जेंटल तरीके से बर्ताव करने लगा। कुछ देर बाद कशिश ने फिर से रोते हुए कहा, अभी अब आप बाहर आओ, हम मर जाएंगे प्लीज। कशिश के मुंह से मरने की बात सुनकर कबीर जो उसे छोड़ने वाला था उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कशिश गर्दन को मजबूती से दबाते हुए कहा, अगली बार से इस तरह की बात अपने जबान से निकलने की हिम्मत मत करना। कबीर की बात सुनकर कशिश घबरा गई। कबीर ने कशिश की गर्दन पर जोर से बाइट करते हुए कहा, तुम्हारी मौत को भी तुम्हारे करीब आने से पहले मेरी इजाजत लेनी होगी। कहते हुए कबीर कशिश के ऊपर से उठकर उसके बगल में आकर लेट गया। कबीर के उठते ही कशिश को ऐसा लगाया जैसे उसकी नाजुक से बॉडी पर से कोई बुलडोजर उतर गया हो। इस वक्त उसे अपनी बॉडी में काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह रोते हुए दूसरी तरफ अपना चेहरा करके लेट गई। कबीर ने झटके से कशिश को कमर से पकड़कर अपने ऊपर लिटा लिया और धीरे धीरे उसकी कमर पर मसाज करने लगा। कशिश ने सीसकते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, आप बेस्ट हो। कशिश की बात पर कबीर ने उसके कान पर किस करते हुए कहा, यस स्वीट हार्ट, आई एम योर बेस्ट हबी। कबीर की बात सुनकर कशिश उसके सीने पर काटने लगी। कबीर को उसके काटने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके सर पर हाथ फेरते हुए सीलिंग को देखने लगा। कशिश भी कबीर को कुछ देर तक काटने के बाद उसे मजबूती से गले लगाकर सुकून से उसके सीने पर अपना सर रखकर सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग राठौड़ मैंशन। अथर्व के रूम में अथर्व इस वक्त नन्ही सी मन्नत को अपनी बाहों में भर के सुकून से सो रहा था। तभी खिड़की से आती सूरज की किरणें अथर्व के चेहरे पर पड़ी। अथर्व ने झटके से अपनी आंखें खोली। उसने खिड़की से बाहर देखा तो उजाला हो चुका था। हमेशा की तरह आज भी मन्नत के साथ सोने के बाद वह सुकून की नींद सो पाया था। अथर्व को बचपन से ही प्रॉब्लम थी, वह ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 घंटे सो पाता था। कशिश और कबीर ने काफी डॉक्टर से इसका इलाज कराया पर आज तक कोई फायदा नहीं हुआ था। पर जब से मन्नत अथर्व की लाइफ में आई थी अथर्व उसे अपने सीने से लगाकर सुकून से सो जाता था। मन्नत हफ्ते में 1 या 2 दिन राठौर मैंशन में रहती थी और बाकी दिन सिंघानिया मैंशन में। अथर्व तो उसे सिंघानिया मैंशन में छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं था पर कशिश ने अथर्व को बहुत डांटा था कि मन्नत दिव्या और आदित्य की इकलौती बेटी है, वह इस तरह से मन्नत को उनसे दूर नहीं कर सकते। कशिश के लिए अथर्व मन्नत को सिंघानिया मैंशन में रहने देता था, वरना अगर उसका बस चलता तो वह मन्नत को कभी खुद से दूर न जाने देता। अथर्व ने अपनी आंखें खोली और अपने सीने पर सर रखकर सो रही उसे छोटी सी एंजल को देखने लगा जो जब से उसकी लाइफ में आई थी उसे सुकून मिल गया था। अथर्व ने धीरे से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मन्नत उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। अथर्व की आवाज सुनकर मन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसके सीने में अपना मुंह छुपाकर उसे मजबूती से गले लगाकर फिर से सो गई। ये देखकर अथर्व ने थोड़ी कड़क आवाज में कहा, मन्नत सुबह हो चुकी है, उठ जाओ। अथर्व की तेज आवाज सुनकर मन्नत ने अपना चेहरा ऊपर उठकर नींद भरी आंखों से अथर्व की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, हमें नींद नहीं आ रही है, सोने दो ना। कहते हुए वो फिर से सो गई। ये देखकर अथर्व झट से बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसने मन्नत को भी अपनी गोद में उठाते हुए कहा, डोंट यू डेयर एंजल, दोबारा सोने की हिम्मत भी मत करना। कहते हुए अथर्व ने मन्नत को बेड पर खड़ा कर दिया। मन्नत ने मुंह बनाकर अपनी आंखें खोली और अथर्व को घूरकर देखने लगी। अथर्व ने मन्नत के चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग एंजल। मन्नत ने अथर्व के किस करते ही प्यारी सी स्माइल के साथ उसे अपने तरफ झुकने के लिए कहा। अथर्व भी मन्नत के सामने झुक गया। मन्नत के उसके गाल पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग डेविल। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहरा दिए। अथर्व ने भी उसे अपनी गोद में लिया और उसे लेकर बाथरूम में चला गया। बाथरूम में अथर्व ने मन्नत को बाथटब में बिठा दिया और उसके कपड़े खोलने लगा। मन्नत कील खिलाते हुए अथर्व के ऊपर पानी डाल रही थी पर अथर्व गुस्सा नहीं कर रहा था। मन्नत ने बाथटब से झाग उठाकर अथर्व के गालों पर लगाते हुए कहा, आपको पता है हमारे क्लास में ना एक नया लड़का आया है। मन्नत की बात सुनते ही अथर्व जो कि मन्नत के बालों में शैम्पू कर रहा था उसकी पकड़ मन्नत के बालों पर मजबूत हो गई। इसी के साथ मन्नत के मुंह से चीख निकल गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, डेविल, आप हमारे बालों को क्यों खींच रहे हो। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने अपना चेहरा ऊपर उठकर गुस्से भरी आवाज में कहा, क्या कहा तुमने। मन्नत ने अथर्व की आंखों में गुस्सा देखकर डरते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं। एपिसोड 13 मन्नत हुई किडनैप, डेविल मन्नत को बचाओ।
ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मन्नत के मुंह से झूठ सुनकर अथर्व ने उसके बालों को मजबूती से अपने हाथ में पकड़कर खींचते हुए कहा, मैंने पूछा क्या कहा तुमने? अथर्व के मजबूत पकड़ की वजह से मन्नत को ऐसा लगा जैसे उसके बाल उसके माथे से उखड़ जाएंगे। उसने रोते हुए कहा, वह हमारे क्लास में एक नया लड़का आया है, वह बहुत बुरा है। वह मुझे कह रहा था कि मैं स्टूपिड हूँ। मन्नत की बात सुनते ही अथर्व की पकड़ उसके बालों पर ढीली हो गई। अथर्व के छोड़ते ही मन्नत ने रोते हुए कहा, आप हमेशा हमें परेशान करते हो, हम आपसे बात नहीं करेंगे। कहते हुए मन्नत बाथटब का पानी गुस्से से अथर्व के ऊपर डालने लगी। अथर्व ने मन्नत की तरफ देखा, उसका छोटा सा चेहरा उतर चुका था। अथर्व ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, डोंट टकराए एंजल, आई एम सॉरी। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने रोते हुए कहा, हम आपको माफ नहीं करेंगे। अगर आपने हमारे बाल तोड़ दिए होते तो फिर मन्नत इतनी ब्यूटीफुल कैसे लगती, फिर सब लोग मन्नत से दूर चले जाते। मन्नत की बात सुनकर अथर्व ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, अगर तुम्हारे बाल नहीं भी रहेंगे तो भी तुम इतनी ही ब्यूटीफुल लगोगी एंजल, और मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, ना खुद तुमसे दूर जाऊंगा। अथर्व की बात सुनकर मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अथर्व की तरफ देखते हुए क्यूट सी आवाज में कहा, प्रॉमिस। अथर्व ने मन्नत के गाल पर किस करते हुए कहा, प्रॉमिस। अब रोना बंद करो, हमें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। कहते हुए अथर्व फिर से मन्नत को नहलाने लगा। अब मन्नत का मूड ठीक हो चुका था, इसलिए वो दोबारा अथर्व के ऊपर पानी और झाग डालकर उसे परेशान कर रही थी। अथर्व को मन्नत के परेशान करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो शांति से मन्नत के बालों को धो रहा था। कुछ देर बाद उसने मन्नत को क्यूट से पिंक कलर के तौलिया में लपेटा और उसे अपनी गोद में लेकर रूम में आ गया। मन्नत अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर अथर्व के गालों को देखते हुए उसके बाल बिगड़ रही थी। अथर्व ने मन्नत को बेड पर बिठाया और उसके कपड़े लेने के लिए क्लोजेट में चला गया। मन्नत बेड पर कूद रही थी। अथर्व ने क्लोजेट के बाहर आकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, एंजल आप नीचे गिर जाओगे। मन्नत ने बेड पर कूदते हुए कहा, नहीं गिरेंगे, हमारे डेविल है ना हमें बचाने के लिए। कहते हुए वह खुशी से कूदने लगी। उसकी बात सुनकर अथर्व के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। अथर्व ने खुद से कहा, मैं यही चाहता हूं, तुम्हें हर वक्त हर पल हर चीज में सिर्फ मेरी याद आए, सिर्फ मेरी, तुम्हारे दिल दिमाग तुम्हारे जेहन में मेरे अलावा किसी और की याद आने के लिए मैं किसी और को तुम्हारी लाइफ में आने ही नहीं दूंगा मन्नत। कहते हुए अथर्व बेड के पास आ गया। उसने मन्नत को उसकी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनाई और उसके लंबे बालों को तौलिए से सूखने लगा। मन्नत भी मजे से अपने हाथ में चॉकलेट लेकर उसे खाते हुए अथर्व को अपनी सेवा करते हुए देख रही थी। उसके लिए यह कोई नई बात नहीं थी। अथर्व जो खुद से अपने लिए एक गिलास पानी भी नहीं लेता था, वह मन्नत के हर एक नखरे को उठता था। मन्नत के बालों को सुखाने के बाद अथर्व खुद भी नहाने के लिए वहां से बाहर चला गया। अथर्व के जाते ही मन्नत ने टिमटिमाती आंखों से बाथरूम की तरफ देखा और खुद अपने छोटे छोटे कदमों से चलती हुई रूम के बाहर आ गई। बाहर आकर लंबे से कॉरिडोर में उसने अपनी नजरें घूमकर देखा, उसे कोई भी नजर नहीं आया। मन्नत ने अपने नाखून चबाते हुए कहा, हम लिफ्ट की बटन कैसे दबाएंगे? मन्नत जी से बचपन में हर किसी की गोद में घूमने की आदत थी, वह सीढ़ियों से तो जाने वाली थी नहीं, और लिफ्ट की बटन ऊपर होने की वजह से वह खुद से लिफ्ट की बटन नहीं दबा सकती थी। आखिर में थक हार कर वह वापस बेड पर आकर बैठ गई। कुछ देर बाद अथर्व भी रेडी हो चुका था। उसने हमेशा की तरह मन्नत के बालों की दो क्यूट सी चोटियां बनाई थी और दो क्यूट सी क्लिप उसके बालों पर लगाई थी। अथर्व के रूम में मन्नत की जरूरत का हर एक सामान मौजूद था। उसने मन्नत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर नीचे लिविंग रूम में आ गया। नीचे आते ही अथर्व ने घर के सर्वेंट रमेश की तरफ देखते हुए कहा, मॉम डैड कहाँ है? अथर्व की एरोगेंट आवाज सुनकर सर्वेंट ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, लिटिल मास्टर अभी तक मैडम और सर नीचे नहीं आए हैं। उसने इतना कहा ही था कि उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पलट कर देखा तो सीढ़ियों से इस वक्त कबीर नीचे उतर रहा था। उसकी गोद में कशिश थी। कशिश को कबीर की गोद में देखकर अथर्व ने मन्नत को सोफे पर बिठाया और दौड़ता हुआ कबीर के पास आया। उसने कबीर की आंखों में आंखें डालकर गुस्से से कहा, मेरी मॉम को क्या हुआ है? अथर्व का चेहरा देखकर कबीर ने कशिश की तरफ देखा जो कि उसके सीने पर अपना सर रख कर लेटी हुई थी। उसने कशिश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, स्वीट हार्ट अपने बेटे को बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। कबीर की बात सुनकर कशिश ने मजबूती से उसके सीने में अपना चेहरा छुपा दिया। इस वक्त वह काफी थकी हुई थी। रात भर उसके पति ने उसे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा था और सुबह सुबह भी बाथरूम में वह शुरू हो गया था। बेचारी कशिश इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वह अपने पैरों पर चल भी नहीं पा रही थी, इसलिए कबीर उसे अपनी गोद में लेकर नीचे आ गया था। अथर्व की बात का जब उसे जवाब नहीं मिला, वह गुस्से से कबीर को देखने लगा। कबीर ने अथर्व की आंखों में देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर, मुझे घूरने की हिम्मत भी मत करना, आई एम योर फादर। कबीर की बात सुनकर अथर्व ने उसे घूरते हुए कहा, आई नो यू आर माई फादर एंड आई एम योर सन, बट दैट डजंट मीन कि आप मेरी मॉम को हर्ट करोगे और मैं चुप रहूंगा। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने उसे इग्नोर करके कशिश को अपनी गोद में मजबूती से पकड़कर सोफे की तरफ जाते हुए कहा, तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में सोचने के लिए मैं हूं। कहते हुए कबीर ने कशिश को सोफे पर बिठा दिया। कशिश ने कबीर की तरफ देखकर थकी हुई आवाज में कहा, अभी हमें भूख लगी है। कशिश की आवाज सुनकर नन्ही सी मन्नत जो कि सोफे पर बैठी हुई थी, वह अपने छोटे छोटे पैरों से चलती हुई कशिश के पास आई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर कशिश की तरफ देखते हुए कहा, काशी आंटी आपको बुखार हुआ है? कशिश ने मन्नत के प्यार से चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बच्चा, मुझे नींद आ रही है, चलो हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। कशिश की बात सुनकर मन्नत ने अपना सर हिलाया। अथर्व ने मन्नत को और कबीर ने कशिश को अपनी गोद में उठाया। डाइनिंग टेबल पर भी कबीर ने कशिश को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिलाया और अथर्व ने मन्नत को। कुछ देर बाद अथर्व और मन्नत दोनों स्कूल के लिए निकल चुके थे और कबीर अपने ऑफिस के लिए, कशिश भी अपने रूम में आराम कर रही थी। दोपहर का वक्त, मुंबई इंटरनेशनल स्कूल। लंच ब्रेक हो चुका था और अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ मन्नत के क्लास की तरफ जा रहा था। वह अभी मन्नत के क्लास से कुछ ही दूर आया था कि तभी उसे साक्षी अपनी तरफ दौड़ती हुई आती नजर आई। साक्षी को इस तरह से आता हुआ देखकर अथर्व अपनी जगह पर ही रुक गया। अथर्व के पीछे ही आयुष भी दौड़ता हुआ आ रहा था।
साक्षी ने जैसे ही सामने अथर्व को देखा उसके कदम उसकी जगह पर ही रुक गए। वह घबराई हुई नजरों से अथर्व को देखने लगी। अथर्व ने साक्षी को जब इस तरह से डरते हुए देखा उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने साक्षी की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, वे इस एंजल। साक्षी ने डरते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उसने इतना कहा ही था कि अथर्व ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, वह तुम्हारे साथ रहती है, मैंने कहा था ना उसका ध्यान रखना कहा है। वह अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर साक्षी रोने लगी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर आयुष जल्दी से साक्षी के पास आ गए। उसने साक्षी को गले से लगाते हुए कहा, हे रोना मत, बताओ कहाँ है मन्नत, तुम्हारे साथ ही रहती है ना। साक्षी ने रोते हुए कहा, हम ग्राउंड में खेल रहे थे, उसके बाद मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए दूसरी तरफ गई थी और जब मैं पानी पीकर वापस वहां पर गई तो वहां मन्नत नहीं थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए क्लास में आई पर वह वहां पर भी नहीं है। कहते हुए साक्षी जोर जोर से रोने लगी। साक्षी की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मन्नत। कुछ देर बाद पूरे स्कूल को इमरजेंसी छुट्टी दे दी गई थी और इस वक्त स्कूल का पूरा स्टाफ ग्राउंड में किसी मुजरिम की तरह अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ा था। अथर्व गुस्से से उन सबको घूर रहा था। अथर्व के आसपास 50 से भी ज्यादा बॉडीगार्ड थे जो कि दिखने में काफी डरावने लग रहे थे। उन सभी के हाथ में हथियार थे। अथर्व थोड़ी देर पहले ही सीसीटीवी रूम से फुटेज चेक करके आया था। 15 मिनट की फुटेज सीसीटीवी रूम से गायब कर दी गई थी। अथर्व ने सभी की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में कहा, जिस किसी का भी हाथ मेरी मन्नत की किडनैपिंग में है वह खुद सामने आ जाए, उसे आसान मौत मिलेगी, वरना मैं उसे इतना तड़पाकर मारूंगा कि वह दुनिया में दोबारा पैदा होने से पहले 1000 बार सोचेगा। अथर्व की बात सुनकर सारा टीचर स्टाफ यहां तक कि प्रिंसिपल भी थर थर कांपने लगे। उन सभी की हालत काफी खराब थी। अथर्व ने जब देखा कि कोई भी सामने नहीं आ रहा है उसने चिल्लाते हुए कहा, मैंने कहा किसने किया है ये सब। अथर्व की गुस्से भरी आवाज सुनकर उन सभी की हालत और भी खराब हो गई। अथर्व ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, इन सभी को क्लासरूम में बंद करके इतना टॉर्चर करो कि यह अपने मुंह से खुद सच उगले। कहते हुए अथर्व वहां से तेज कदमों से बाहर चला गया। तभी सीसीटीवी रूम से एक 25 साल का लड़का दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने जैसे ही अथर्व की तरफ देखा उसने गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, लिटिल बस फुटेज रिकवर कर ली गई है। अथर्व ने जैसे ही उसे लड़के की बात सुनी उसकी गहरी आंखें और भी ज्यादा गहरी हो गई। कुछ देर बाद अथर्व अपने बॉडीगार्ड पूरी टीम के साथ अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था। अथर्व के बगल में ही कबीर बैठा हुआ था। दोनों के ही चेहरे पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। अथर्व ने गुस्से से कबीर की तरफ देखते हो कहा, डैड कौन है वह लोग जिन्होंने मेरी एंजल को किडनैप करने की हिम्मत की है। अथर्व की आवाज भी हद डरावनी और बेहद ठंडी थी। अपने बेटे की आवाज सुनकर कबीर, जो कि इस वक्त अपनी आंखों को बंद करके अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उसने अथर्व की तरफ देखकर बेहद नफरत भरी आवाज में कहा, स्कॉर्पियो गैंग। कबीर के इतना कहते ही अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी एंजल को हाथ लगाने की। अथर्व की बात पर कबीर ने कुछ नहीं कहा। कबीर किसी के कॉल का इंतजार कर रहा था। उनकी गाड़ियों का काफिला इस वक्त मुंबई की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। आखिर में कबीर का इंतजार खत्म हुआ और उसका मोबाइल रिंग करने लगा। कबीर ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनते ही कबीर के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। कबीर की मुस्कुराहट देखकर अथर्व के चेहरे पर भी हल्का सा सुकून नजर आने लगा। कबीर ने कॉल कट करते हुए कहा, उन पर नजर रखो, हम 15 मिनट में वहां पर पहुंच रहे हैं। कहते हुए कबीर ने ड्राइवर को लोकेशन सेंड करते हुए कहा, जल्दी से इस लोकेशन की तरफ गाड़ी बढ़ाओ। कबीर की बात सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी लोकेशन की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अथर्व ने कबीर से कहा, डैड क्या एंजल की लोकेशन मिल गई है। अथर्व के सवाल पर कबीर ने बस एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा, जिसका मतलब था कि उन्हें लोकेशन पता चल चुकी है। दूसरी तरफ एक गाड़ी सुनसान सड़क पर दौड़ी जा रही थी। गाड़ी के अंदर 4 से 5 आदमी थे और एक बच्ची थी जो कि फूट फूट कर रो रही थी। उसने रोते हुए, गंदे अंकल छोड़ो हमें, तुमने हमें क्यों पकड़ा है। कहते हुए बच्ची रोने लगी। उसकी बात सुनकर एक आदमी ने उसके चेहरे को मजबूती से दबाते हुए कहा, ये लड़की कितनी देर से बकबक कर रही है, तेरी यह छोटी जुबान कुछ ज्यादा ही चलती है, अगर ज्यादा बोला ना तो तेरी यह जबान काट कर फेंक दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर वह बच्ची और जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए, गंदे अंकल मन्नत को छोड़ो। कहते हुए वह बच्ची, जो कि कोई और नहीं मन्नत थी, उस आदमी को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। मन्नत को इस तरह से रोते हुए देखकर गाड़ी चला रहे हैं आदमी ने इरिटेट हुए कहा, अबे इस बच्ची को चुप करा, कितनी देर से गला फाड़ रही है, मेरा सर दुखने लगा। उस आदमी की बात सुनते ही जो आदमी मन्नत को पकड़ कर बैठा हुआ था उसने मन्नत के नाजुक से गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, चुपचाप बैठ जा। उसने इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मन्नत का नाजुक सा गाल सूज गया और मन्नत का सर घूमने लगा। उसने रोते हुए कहा, डेविल हेल्प मी। कहते हुए वह रोने लगी पर अब उसकी आवाज काफी धीरे धीरे आ रही थी क्योंकि उस आदमी के थप्पड़ मारने की वजह से उसका सर घूम रहा था। और आखिर में मन्नत उसका थप्पड़ बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी बाहों में बेहोश होकर झूल गई। मन्नत के बेहोश होते ही उस आदमी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अच्छा हुआ ये छोटी कामिनी बेहोश हो गई, कितनी देर से गला फाड़ रही थी। उस आदमी की बात सुनकर गाड़ी चला रहे हैं आदमी ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, ये सिंघानिया परिवार की जान है ना, आज सिंघानिया परिवार की जान जाएगी। कहते हुए वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। एपिसोड 14, बेजान सी मन्नत, अर्थ व का दर्द। हे गाइस, लव दो दिल यू ऑल। ये नॉवल सेलेक्ट हो गई। मुझे बिलीव नहीं हो रहा क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरी 4 नॉवेल्स रिजेक्ट हुई हैं। ये सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से सेलेक्ट हुई है। थैंक यू अगेन। और अब इसके डेली 3 चैप्टर्स आएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। गाड़ी चला रहे आदमी की बात सुनकर दूसरे आदमी ने बेहोश पड़ी मन्नत की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, वैसे कुछ भी कहो, सिंघानिया परिवार की राजकुमारी दिखने में बेहद खूबसूरत होने वाली है, बड़ी होकर। आदमी की बात सुनकर ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, उसके लिए इसका जिंदा रहना भी तो जरूरी है ना। आदमी की बात सुनकर गाड़ी में मौजूद आदमी ठहाका मारकर हंसने लगे। तभी वह आदमी, जिसकी गोद में इस वक्त मन्नत थी, उसने मन्नत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, मतलब इसकी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। उसकी आंखें अजीब तरह से छोटी सी मन्नत को ऊपर से नीचे तक देख रही थीं।
उसकी नजरों में इस वक्त लालच साफ साफ नजर आ रहा था, जिसे देखकर उसके बगल में बैठे आदमी ने कहा, क्या तू इसे? कहते ही वो शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, जब तक बॉस ऑर्डर नहीं दे देते हम इसके साथ कुछ भी नहीं कर सकते, वरना हमें वह जिंदा जला देंगे। उसने इतना कहा ही था कि दूसरे आदमी ने कहा, वैसे भी यह बच्ची मरने वाली है, तो अगर हमने इसके साथ कुछ कर भी लिया तो बॉस को क्या ही फर्क पड़ेगा। उसे इस वक्त बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा था कि वह जिस छोटी सी बच्ची के लिए ऐसी घटिया बातें कर रहा है वह महज 5 साल की नन्ही सी जान है। वो सब लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाया। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे सभी लोग गाड़ी के सामने वाली सीट के पिछले हिस्से से टकरा गए। जिस आदमी ने मन्नत को पकड़ा हुआ था उसका सिर जोर से सीट से टकरा गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, अबे गाड़ी चलानी नहीं आती तो मुझे चलाने दे। आदमी की बात सुनकर ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा। ड्राइवर को चुप देखकर पीछे बैठे तीनों आदमियों ने चिल्लाते हुए कहा, राजू बोल कुछ, क्या हुआ है, तूने इस तरह से गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर जिसका नाम राजू था अभी भी उसने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे बैठे आदमी ने उसके कंधे पर जोर से मारते हुए कहा, साले कुछ तो बोल, क्या हुआ? तेरी वजह से हम सब का सर फूट गया। उसने इतना कहा ही था कि ड्राइवर ने पीछे पलटकर उन सब की तरफ देखकर धीमी आवाज में कुछ कहने की कोशिश की, पर उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर वह आदमी जिसकी गोद में मन्नत थी उसने मन्नत को सीट पर लिटाया और गुस्से से कहा, क्या हुआ है तुझे? उसने इतना कहा ही था कि उसका ध्यान सामने गया। सामने इस वक्त कई सारी गाड़ियां खड़ी थीं और उन सभी गाड़ियों पर एक सिंबल बना हुआ था जो कि डार्क लॉर्ड का था। डार्क लॉर्ड, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा माफिया माना जाता था, आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा था, पर उसकी दहशत के किस्से हर किसी ने सुने थे। जहां से भी उसकी गाड़ियां गुजरती लोगों की पेंट अपनी आप गीली हो जाती। गाड़ी में अब सन्नाटा छाया हुआ था। ड्राइवर के साथ साथ उसके पीछे बैठे तीनों आदमियों की हालत खराब हो चुकी थी। इस वक्त वो इतने ज्यादा घबरा चुके थे कि वह नन्ही सी जान के बारे में पूरी तरह से भूल चुके थे। ड्राइवर राजू ने पीछे पलटकर अपने तीनों आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, बॉस के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, उन्हें बताओ कि इस वक्त हमें डार्क लॉर्ड ने घेर लिया है। ड्राइवर की बात सुनकर पीछे खड़े आदमी ने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया और अपने बॉस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था। अब उन चारों की हालत खराब हो चुकी थी। तभी ड्राइवर राजू ने सीट पर बेहोश पड़ी मन्नत की तरफ देखते हुए कहा, इस लड़की को पकड़ो, जरूर डार्क लॉर्ड इसी के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाप के कांटेक्ट भी अंडरवर्ल्ड के साथ है ना, जरूर इसके बाप ने इसे बचाने के लिए ये सब कुछ किया होगा। जब तक ये हमारे साथ है वह लोग हमें कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए उन्हें हमें छोड़ना ही होगा। राजू की बात सुनकर पीछे खड़े आदमी ने मन्नत को मजबूती से अपनी गोद में उठाकर उसके गालों को जोर से दबाते हुए कहा, ए लड़की, अपनी आंखें खोल। मन्नत, जो कि हल्की बेहोशी में थी, दर्द होते ही उसने अपनी आंखें खोली। आंख खुलते ही उसे अपने सामने डरावना सा चेहरा नजर आया। उसने रोते हुए कहा, गंदे अंकल, हमें छोड़ो, हमें हमारे डेविल के पास जाना है, छोड़ो हमें। कहते हुए मन्नत अपने हाथ पैर चलने की कोशिश करने लगी, पर नाजुक सी मन्नत, जो थप्पड़ खाने की वजह से इतनी कमजोर हो गई थी कि वह अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रही थी। मन्नत को इस तरह से हाथ पैर चलाते हुए देखकर उस आदमी ने मन्नत के बालों को मजबूती से खींचते हुए कहा, चुपचाप यहाँ पर बैठ जा, वरना तेरे साथ मैं वह करूंगा जिसके बारे में तू सपने में भी नहीं सोच सकती। उस आदमी की डरावनी आवाज सुनकर मन्नत घबरा गई। उसे अपने बालों में तेज दर्द महसूस हो रहा था। वह बहुत ज्यादा डर कर रो रही थी। उसने रोते हुए खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, डेविल, मन्नत को बचाओ। मन्नत की बात पर वह आदमी उसे कुछ कहता, इससे पहले ही उन्हें एक गन शॉट की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ ड्राइवर राजू, जो कि सीट पर बैठा हुआ था, उसका सिर एक तरफ लुढ़क गया। गाड़ी के सामने के मिरर से एक बुलेट सीधा जाकर राजू के माथे के बीचों बीच लगी थी। राजू को इस तरह से मरते हुए देखकर पीछे खड़े तीनों आदमियों की हालत खराब हो गई। जिस आदमी की गोद में मन्नत थी उसने मन्नत को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अब यही चिड़िया हमें बचाएगी। कहते हुए वह आदमी मन्नत को अपनी गोद में लेकर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे कई सारे बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया। उन सभी के हाथों में हथियार थी, पर वह आदमी उन सभी को देखकर डरा नहीं। उसने मन्नत की गर्दन को दबाते हुए कहा, अगर तुम लोगों ने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो ये भी अपनी जान गंवा देगी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस आदमी की धमकी सुनकर सभी बॉडीगार्ड ने अपनी गन को नीचे कर लिया। उन्हें साफ साफ ऑर्डर दिया गया था कि बच्ची को एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। वहीं मन्नत उस आदमी के गला दबाने की वजह से रोने लगी। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। नाजुक सी मन्नत, जिसे बचपन से राजकुमारी की तरह पाला गया था, वह इस वक्त इस सिचुएशन में काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसे किसी भी कीमत पर अपने डेविल के पास जाना था, उसका डेविल जो उसे हर मुश्किल से बाहर निकालता था। मन्नत ने रोते हुए कहा, डेविल, हमें बचाओ। मन्नत को चिल्लाते हुए देख उस आदमी ने मन्नत की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, ए लड़की, रोना बंद कर, वरना आज और यही तेरा काम तमाम कर दूंगा। उस आदमी की बात सुनकर मन्नत और जोर जोर से रोने लगी। तभी वहां पर एक लग्जरियस गाड़ी तेज रफ्तार में आकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही सभी बॉडीगार्ड्स ने रिस्पेक्ट के साथ गाड़ी के सामने अपना सर झुका दिया। गाड़ी का दरवाजा खुला और वहां से कबीर बाहर निकला। इस वक्त उसका चेहरा बेहद डरावना नजर आ रहा था। गाड़ी की दूसरी तरफ का दरवाजा खोलकर अथर्व बाहर निकला।
इस वक्त वह भी काफी डरावना लग रहा था। मन्नत जो कि फूट फूट कर रो रही थी, जैसे ही उसका ध्यान सामने खड़े अथर्व पर गया, उसने चिल्लाने की कोशिश की। पर जिस आदमी ने उसे अपनी गोद में जबरदस्ती पकड़ा हुआ था, उसकी पकड़ मन्नत की गर्दन पर काफी मजबूत थी, जिस वजह से मन्नत अपने गले से आवाज नहीं निकाल पा रही थी। मन्नत का पूरा चेहरा खून की तरह लाल हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा, डेविल। अथर्व, जिसका ध्यान गाड़ी से उतरते ही सबसे पहले मन्नत पर गया था, उसकी आंखें इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, डैड, इसे मैं मारूंगा। अथर्व की बात सुनकर कबीर ने अथर्व के चेहरे की तरफ देखा। इस वक्त वह बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। कबीर ने अपने हाथ में पकड़ी हुई गन को अथर्व की तरफ उछाल दिया। अथर्व ने भी एटीट्यूड से उसे गन को अपने हाथ में पकड़ लिया। कबीर अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर गाड़ी के पास टिक कर खड़ा हो गया। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से एक सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में डालकर सुलगाने लगा। वहीं अथर्व गन को देखते हुए गुस्से से तेजी से अपने कदम मन्नत और उस आदमी की तरफ बढ़ा रहा था। मन्नत अभी भी रोते हुए अथर्व की तरफ देख रही थी। अब उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह आदमी जिसने मन्नत को पकड़ा हुआ था, इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ था। उसके आसपास डार्क लॉर्ड के बॉडीगार्ड्स थे, जिनसे लड़ना उसके लिए इम्पॉसिबल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी जान कैसे बचाए। उसके दोनों आदमी भी उसके इर्द गिर्द खड़े थे। उस आदमी ने जब अथर्व को गन लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा, उसने चिल्लाते हुए कहा, ए लड़के, यहाँ से वापस चला जा, वरना इस चिड़िया को मैं यहीं पर मार डालूंगा। कहते हुए उस आदमी की पकड़ मन्नत की गर्दन पर मजबूत हो गई। अपनी गर्दन पर उस आदमी की पकड़ मजबूत होते ही मन्नत छटपटाने लगी, क्योंकि अब उसे सांस बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मन्नत की आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। उसने अथर्व की तरफ देखा। अगले ही पल वहां पर एक और गन शॉट की आवाज सुनाई दी। इसी के साथ वह आदमी जो मन्नत को जबरदस्ती अपनी गोद में लेकर उसकी गर्दन दबा रहा था, बेजान सा होकर रास्ते की दूसरी तरफ गिरने लगा। उसकी गोद में जो नन्ही सी मन्नत थी, वह भी उसकी गोद से छूटकर जमीन पर गिरने को हुई। तभी एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर उसे अपनी गोद में पकड़ लिया। बुलेट की आवाज सुनकर मन्नत के कान सून हो गए थे। उसकी आंखें भी हल्की हल्की बंद थीं। उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। अथर्व दौड़ता हुआ मन्नत के पास आ गया। मन्नत ने अपनी आधी बंद होती आंखों से कहा, डेविल। कहते हुए उसकी आंखें पूरी बंद हो गईं। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मन्नत। अथर्व के चिल्लाने की आवाज पूरे सुनसान रास्ते पर गूंजने लगी। कबीर ने अथर्व और मन्नत की तरफ देखा। वह अभी भी काफी रिलैक्स लग रहा था। तभी वहां पर एक और गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर आदित्य दौड़ता हुआ बाहर आया। इस वक्त उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में एक डर नजर आ रहा था, अपनी बेटी को खोने का डर। आदित्य का ध्यान जैसे ही कबीर पर गया, उसने चिल्लाते हुए कहा, कबीर, मेरी बेटी कहाँ है? आदित्य को चिल्लाते हुए देख कबीर ने उसे अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, डोंट यू डेयर। अगली बार से मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत भी मत करना, वरना किसी के सामने बात करने के लायक नहीं रहोगे। कहते हुए कबीर फिर से अपनी सिगरेट को पीने लगा। आदित्य ने गुस्से से कबीर की तरफ देखा और फिर पलट कर देखा तो उसे मन्नत नजर आई, जिसे अथर्व अपनी गोद में लेकर दौड़ता हुआ गाड़ी की तरफ आ रहा था। अथर्व की गोद में मन्नत को इस तरह से बेजान देखकर आदित्य की धड़कनें तेजी से धड़कने लगीं। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। आदित्य दौड़ता हुआ अथर्व के पास आया। उसने अथर्व के पास आकर जबरदस्ती अथर्व की गोद से अपनी बेटी को पकड़ते हुए कहा, मेरी बेटी से दूर रहो। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे बाप की वजह से हुआ है। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने अपनी डरावनी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरे रास्ते से हट जाए अंकल, वरना मैं आपको शूट करने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। अथर्व की धमकी सुनकर भी आदित्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने मन्नत के बेजान से चेहरे की तरफ देखकर गुस्से से कहा, मैंने कहा, मेरी बेटी को मुझे वापस दो। कहते हुए आदित्य ने अथर्व की गोद से मन्नत को अपनी गोद में लेने की कोशिश की। अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, मेरी मन्नत से दूर रहो। अथर्व इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसकी आवाज वहां पर गूंजने लगी। आदित्य के भी कदम अपने आप पीछे हो गए। अथर्व दौड़ता हुआ मन्नत को लेकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया। अथर्व के बैठते ही ड्राइवर भी गाड़ी के अंदर बैठ गया और उनकी गाड़ी वहां से तेज स्पीड में निकल गई। अथर्व अपनी गोद में बेजान सी पड़ी मन्नत की तरफ देख रहा था। उसने मन्नत के सॉफ्ट से गाल की तरफ देखा, जिस पर इस वक्त 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या करेगा अब अथर्व मन्नत के किडनैपर के साथ? क्या मन्नत के मासूम दिल पर होगा इस हादसे का कोई गहरा असर? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और इंतजार कीजिए कहानी के आने वाले एपिसोड का। अब मेरी कहानी सेलेक्ट हो चुकी है, इसलिए इस रेगुलर 3 एपिसोड आएंगे। जिस तरह से आपने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, प्लीज आगे भी सपोर्ट कीजिएगा, वरना ये जल्दी ही बंद हो जाएगी। अथर्व ने बेहद डरावनी आवाज में कहा, उनमें से किसी को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। हर किसी को तड़प तड़प कर मरना होगा। उन्होंने अथर्व राठौर की मन्नत को हाथ लगाने की हिम्मत की है। कहते हुए अथर्व की पकड़ मन्नत पर मजबूत हो गई। एपिसोड 15 पाइस को अर्थ व रूह कंपा देने वाली सजा। ही गाइज, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। कुछ देर बाद एक लग्जरियस से हॉस्पिटल के रूम में एक क्यूट सी प्रिंसेस बिस्तर पर लेटी हुई थी। यह कोई और नहीं, मन्नत थी।
मन्नत के बगल में ही अथर्व बैठा हुआ था, जो कि उसके खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। इस वक्त मन्नत बेहोश थी। उसका ट्रीटमेंट हो चुका था। उसे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उसके हाथों, पैरों और चेहरे पर हल्की खरोंचें आई थीं। पर अथर्व के लिए अपनी मन्नत को इस कंडीशन में देखना भी बहुत ज्यादा था। अथर्व इस वक्त गुस्से से उबल रहा था। उसने मन्नत के नाजुक से चेहरे की तरफ देखकर उसके माथे पर हल्के से किस करते हुए कहा, तुम आराम करो एंजल। मैं तुम्हारे गुनहगारों को उनकी असली जगह दिखाकर आता हूँ। कहते हुए अथर्व अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ को मन्नत ने अपने नाजुक से हाथ में पकड़ के रखा है। अथर्व ने पलट कर देखा तो मन्नत नींद में ही उसके हाथ को इतनी मजबूती से पकड़ रही थी, जैसे कि अथर्व उसे छोड़कर चला जाएगा। अथर्व ने धीरे से नीचे झुककर मन्नत के नाजुक से हाथ को खुद से दूर किया और उसकी हथेली पर किस करते हुए कहा, तुम्हारा डेविल तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा मन्नत। कभी भी नहीं। तुम चाहोगी तो भी नहीं। कहते हुए अथर्व वार्ड से बाहर आ गया। बाहर 10 बॉडीगार्ड खड़े थे। अथर्व ने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, अगर मेरी मन्नत को एक खरोच भी आई तो मैं तुम सबको जिंदा जला दूंगा। अथर्व की बात सुनकर उन सभी के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। ये सामने खड़ा छोटा सा लड़का दिखने में भले ही छोटा था, पर कितना डरावना था, ये वो सब अच्छे से जानते थे। अथर्व ने सामने से आ रहे डॉक्टर की तरफ देखा, जो कि तेज कदमों से उसी की तरफ आ रहे थे। डॉक्टर के साथ 2 नर्स थीं। डॉक्टर फीमेल थी, क्योंकि अथर्व ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी एंजल को कोई मेल टच करे। फीमेल डॉक्टर ने अथर्व के सामने आकर रिस्पेक्ट के साथ कहा, लिटिल मास्टर, पेशेंट बिल्कुल ठीक है, उन्हें 1 या 2 घंटे में होश आ जाएगा। डॉक्टर के मुंह से पेशेंट सुनते ही अथर्व ने चिल्लाते हुए कहा, पेशेंट नहीं है, वह मन्नत है। वह मेरी मन्नत। अथर्व की आवाज सुनकर डॉक्टर ने घबराते हुए कहा, जी सर। लिटिल मैडम को होश आ जाएगा थोड़ी देर बाद। डॉक्टर की बात सुनकर अथर्व ने दोनों नर्स की तरफ देखते हुए कहा, मेरी मन्नत का ध्यान रखना। उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, वरना मैं तुम दोनों की ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम दोनों दोबारा पैदा होने से भी डरोगी। कहते हुए अथर्व तेज कदमों से चलता हुआ वहां से बाहर चला गया। अथर्व के पीछे 5 बॉडीगार्ड चले गए और 5 बॉडीगार्ड मन्नत के रूम के बाहर ही खड़े रहे। एक अंधेरे रूम में इस वक्त कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। रूम के अंदर इस वक्त कबीर किसी किंग की तरह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था। उसके हाथ में एक सिगरेट थी और वह सिगरेट पीते हुए सामने आदित्य को देख रहा था, जो कि उन तीनों आदमियों को कुत्तों की तरह मार रहा था। आदित्य को देखकर कबीर ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उन्हें मारने की जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी टॉर्चर करने के तरीके हैं। कबीर की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से घूर कर उसे देखा, पर कुछ नहीं कहा। आदित्य को भी पता चल गया था कि ये कबीर के नहीं बल्कि उसके दुश्मन हैं। आदित्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुम तीनों को मैं जिंदा जला दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की? तूने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत की ना, इसी हाथ से। कहते हुए आदित्य ने उस आदमी के हाथ पर अपना जूता रगड़ना शुरू कर दिया, जिसने मन्नत के गाल पर थप्पड़ मारा था। उस आदमी के कंधे पर अथर्व ने गोली मारी थी, जिस वजह से वह अभी भी जिंदा था। पर वह अपनी जिंदा रहने की वजह से खुश नहीं था, बल्कि वह ये सोच रहा था कि काश गोली उसके कंधे पर लगने की जगह उसके सीने या फिर माथे पर लग जाती, तो एक ही पल में उसकी मौत हो जाती। कम से कम उसे ये दर्द तो बर्दाश्त न करना पड़ता। उन सभी के शरीर पर नाम मात्र कपड़े थे, और उन्हें इतना मारा गया था कि उनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे जख्म हो चुके थे, जिससे खून निकल रहा था। आदित्य नफरत से उनकी तरफ देखते हुए एक आदमी के बालों को पकड़कर उसका सर दीवार पर पटक रहा था, और दूसरे आदमी के हाथों पर अपना जूता मसल रहा था। उन दोनों के चिल्लाने की आवाजें पूरे अंधेरे रूम में गूंज रही थीं। तभी अंधेरे रूम का दरवाजा खुला और अथर्व अंदर आया। इस वक्त अथर्व काफी डरावना लग रहा था। अथर्व ने आदित्य की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, उन्हें छोड़ दीजिए, वह मेरा शिकार है। अथर्व की आवाज सुनकर आदित्य ने पलटकर अथर्व की तरफ देखकर दांत पीसते हुए कहा, तुम इससे दूर रहो। इन्होंने मेरी बेटी को छूने की कोशिश की है। इनके साथ जो कुछ भी करना है वह मैं करूंगा। आदित्य की बात सुनकर अथर्व ने दांत पीसते हुए कहा, मैंने कहा वह मेरा शिकार है, उन्हें छोड़िए वरना। कहते हुए अथर्व चुप हो गया। अथर्व की आधी अधूरी बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से पीछे पलटकर चिल्लाते हुए कहा, क्या करोगे वरना तुम? आज बता ही दो कि आखिर तुम करोगे क्या? आदित्य के चेहरे पर गुस्सा देखकर अथर्व ने मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसकी तरफ देखते हुए कहा, अपनी मन्नत को मैं आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। आप उसकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाएंगे, मिस्टर सिंघानिया। अथर्व की बात सुनते ही आदित्य की आंखें गुस्से से जलने लगीं। उसने कबीर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, कबीर राठौर, अपने बेटे को समझाओ कि यह मुझसे, मेरी बेटी से, मेरे परिवार से दूर रहे। वह मेरी बेटी है, मेरी बेटी पर यह क्यों हक जमाता है? आदित्य की बात सुनकर कबीर ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह उसकी है। कबीर की बात सुनकर आदित्य का दिमाग खराब हो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, तू मेरा बचपन का दोस्त है। तेरे जैसा दोस्त होने से अच्छा था कि मेरा कोई दुश्मन होता। आदित्य की बात सुनकर कबीर ने अथर्व की तरफ देखा, और फिर आदित्य की तरफ देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर तुम मेरे दुश्मन बनना चाहते हो तो मैं तैयार हूं। कबीर राठौर लाइक्स एनिमीज।
कबीर की बात सुनकर आदित्य ने गुस्से से एक और बार उस आदमी का सर दीवार पर पटक दिया और तेज कदमों से अंधेरे रूम से बाहर निकल गया। आदित्य के बाहर जाते ही अथर्व ने उन तीनों आदमियों की तरफ देखा और धीरे धीरे उन तीनों की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन इस वक्त इतने ज्यादा खतरनाक थे कि उन तीनों की हालत, जो पहले से ही खराब थी, और भी ज्यादा खराब होने लगी। उन्होंने अपने हाथ जोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम अगली बार से कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन तीनों की बात सुनकर कबीर ने टेढ़े तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, स्टूपिड पीपल। कहते हुए वह अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और मुस्कुराता हुआ अथर्व के पास आ गया। अथर्व उन तीनों को काफी मिस्टीरियस तरीके से मुस्कुराते हुए देख रहा था। कबीर ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक छोटे से खंजर की तरफ देखा और फिर अथर्व की तरफ देखते हुए कहा, ये काफी एक्सपेंसिव है, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल ऑर्डर पर बनवाया है। कहते हुए कबीर ने वह खंजर अथर्व के हाथ में दे दिया। अथर्व ने देखा तो खंजर काफी खूबसूरत था। खंजर सोने से बना हुआ था, जिसे देखकर अथर्व ने कबीर की तरफ देखा। कबीर ने उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, इंटरेस्टिंग तरीके से मारना। याद रखो, तुम कबीर राठौर के बेटे हो, सिंपल तरीका इस्तेमाल मत करना। कहते हुए कबीर डरावने तरीके से सीटी बजाता हुआ अंधेरे कमरे से बाहर चला गया। कबीर के बाहर जाते ही अथर्व अपने हाथ में पड़े हुए खंजर को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। उसने सामने पड़े तीनों आदमियों की तरफ देखा, जो कि डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रहे थे। उन सब की आंखों में खुद के लिए डर देखकर अथर्व जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी अंधेरे कमरे में और भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसने हंसते हुए कहा, डर लग रहा है। अथर्व की बात पर उन तीनों ने अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर अथर्व ने हंसते हुए कहा, लगना भी चाहिए। तुमने मेरी मन्नत को हाथ लगाने की हिम्मत की है। तुम में से उसे थप्पड़ किसने मारा था? कहते हुए अथर्व अपने माथे के बीच में अपनी 2 उंगलियों से सहलाने लगा। अथर्व का सवाल सुनते ही बाकी 2 आदमियों ने जल्दी से उस आदमी की तरफ इशारा किया जिसने मन्नत को थप्पड़ मारा था। वह आदमी अथर्व के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसकी जबान उसके मुंह से कटकर जमीन पर पड़ी हुई थी और अथर्व के हाथ में पकड़े हुए खंजर से खून टपक रहा था। अथर्व ने पलक झपकते ही उसकी जीभ को काट कर फेंक दिया था। वह आदमी चिल्ला भी नहीं पा रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था कि वह बिना पानी की मछली की तरह मचल रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। वहीं बाकी दोनों आदमी तो इस छोटे से बच्चे की हरकत देखकर सदमे में चले गए थे। अथर्व ने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। कहते हुए अथर्व अपनी उंगली से खून की बूंद को जमीन पर गिराने लगा। इस वक्त वह काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। उसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वह एक 13 साल का बच्चा है। अथर्व ने उस आदमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कौन से हाथ से मेरी मन्नत को थप्पड़ मारा था? कहते हुए अथर्व घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। अथर्व का सवाल सुनकर वह आदमी घबराने लगा। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम कैसे बताओगे। कहते हुए अथर्व ने खंजर की तरफ देखा और उस आदमी के पैर पर खंजर घुसाने लगा। वह आदमी दर्द से तड़पने लगा। उसने तड़पते हुए अपना एक हाथ ऊपर उठाया, जिसे देखकर अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा। कहते हुए अथर्व ने उसके हाथ को दूसरे हाथ से मजबूती से पकड़ा और अपने हाथ में पकड़े हुए खंजर को देखने लगा, जिस पर अभी भी खून की बूंदें चमक रही थी। उसने उस आदमी की उंगलियों को देखते हुए कहा, काफी खूबसूरत है ना ये? कहते हुए अथर्व ने झटके से उसके हाथ का अंगूठा काट दिया। वह आदमी चिल्लाने की कोशिश करने लगा, पर जबान काटने की वजह से उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वहीं अपने साथी की हालत देखकर बाकी दोनों आदमियों की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। अथर्व ने हंसते हुए कहा, अभी तो सिर्फ एक उंगली कटी है, अभी तो तुम्हारी पूरी 20 उंगलियां काटना बाकी है। कहते हुए अथर्व ने उस आदमी की एक उंगलियों को काटने लगा, जैसे वह सब्जी काट रहा हो। वह आदमी इतनी ज्यादा तकलीफ में था कि उसकी आंखें बंद हो रही थी। वह बेहोश होने की कगार पर आ चुका था। पर जब भी वह बेहोश होने वाला होता, अथर्व उसकी बॉडी के हिस्से पर चाकू से वार करके उसे फिर से होश में ले आता था। अथर्व ने उसके राइट हैंड की 5 उंगलियां काट दी थी। उसकी उंगलियों से खून टपक रहा था। अथर्व ने उसकी बची हुई हथेली की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पनिशमेंट मिला ही नहीं, ये तो गलत बात है। पनिशमेंट सिर्फ उंगलियों को क्यों? कहते हुए अथर्व ने उसकी हथेली के अंदर चाकू घुसा दिया और चाकू को उसकी हथेली के अंदर गोल गोल घुमाने लगा। वह आदमी बिलक बिलक कर बिना आवाज के रो रहा था। अथर्व ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द हो रहा है? कहते हुए उसने चाकू को बाहर निकाला और उस आदमी के सीने पर चाकू से अजीब सा क्रॉस का निशान बनाने लगा। अथर्व इस वक्त बिल्कुल भी छोटा बच्चा नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक शैतान लग रहा था, जिसके अंदर फीलिंग्स नाम की चीज ही ना हो। अथर्व ने उसकी चेस्ट की चमड़ी निकालते हुए कहा, तुझे पता है, तुझे दर्द देते हुए मुझे कितना सुकून मिल रहा है? अथर्व की बात का वह आदमी कैसे जवाब देता? वह तो जमीन पर मचल रहा था। उसे इस वक्त इतनी तकलीफ हो रही थी कि वह अपनी मौत की दुआ मांग रहा था, पर उसे मौत का नसीब होने वाली नहीं थी, क्योंकि अथर्व तो उसे मौत देने के मूड में ही नहीं था। अथर्व ने बाकी दोनों आदमियों की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, तुम दोनों अपनी बारी का इंतजार कर रहे हो ना? टेंशन मत लो, तुम्हारी भी बारी जल्दी ही आएगी। कहते हुए अथर्व ने उस आदमी की आंखों की तरफ देखा, जो कि इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थी।
अथर्व ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, इन्हीं आंखों से तुमने मेरी मन्नत को देखा था ना? इन्हीं आंखों में मेरी मन्नत के लिए हवस थी ना? कहते हुए अथर्व ने चाकू उसकी आंख में घुसा दिया। वह दो आदमी जो कि अब तक अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीखें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अथर्व के ऐसा करते ही उनके मुंह से एक जोरदार चीख बाहर निकल गई। इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे अगले एपिसोड में कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।